हेलो दोस्तों, मैं हूं मुकेश और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम मेल पर। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम आपके क्लास 10th के साइंस को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम आपके फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर को यानी प्रकाश, परावर्तन एवं अपवर्तन को देख रहे थे और उसमें हमने कई टॉपिक्स कवर भी कर लिए हैं। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि गोलीय दर्पण अर्थात अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण से रिलेटेड जो मुख्य परिभाषाएं थी, जैसे उसमें था कि दर्पण का ध्रुव क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या, मुख्य अक्ष, फोकस दूरी, मुख्य फोकस, ये सारी चीजें हमने पिछले वीडियो में बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ लिया था। और ये भी देखा था कि अवतल या उत्तल दर्पण में जब हम किसी वस्तु का इमेज बनाते हैं तो उसमें मुख्यतः 3 किरणों का प्रयोग करते हैं, जो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ही आसान होती हैं। इस चीज पे हमने बिल्कुल डिटेल में बात किया था कि क्यों हम उन 3 किरणों का ही प्रयोग करते हैं, जिसमें हमने देखा था कि जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाएगी, मुख्य फोकस से। और दूसरा क्या देखा था, इसके उल्टा देखा था, यानी जब मुख्य फोकस से कोई प्रकाश की किरण जाएगी तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। और तीसरा क्या देखा था कि जब वक्रता केंद्र से जाएगी तो परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से ही लौट जाएगी। और हमने इसको बिल्कुल डिटेल में देखा था कि अगर इन 3 नियमों का पालन न करें तो हमें कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। हमने ये भी देखा था कि उसमें हमको बार बार मेजरमेंट करना पड़ सकता है। तो कहीं ना कहीं ये 3 किरणें मेजरमेंट के ही आधार पर डिसाइड की गई थी। तो आइए आज हम देखने वाले हैं कि कैसे वस्तु का इमेज उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण में बनता है। जैसे हमने समतल दर्पण में देखा था कि हम समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पे खड़े होते हैं उतनी ही दूरी पे दर्पण के अंदर इमेज बनता था। और क्या बनता था, आभासी इमेज बनता था और हमारे बराबर इमेज बनता था। तो वो क्या था, वो समतल दर्पण में बनता था। आज हम देखेंगे गोलीय दर्पण में कैसे बनता है। गोलीय दर्पण 2 प्रकार का था, तो अभी हम देखने वाले हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। और ये प्रतिबिंब का बनना किस पे डिपेंड करता है, वस्तु के स्थान से निश्चित होता है कि वस्तु दर्पण से कितनी दूरी पर रखी है। जैसे जैसे वस्तु का पोजीशन चेंज होगा, मान लीजिए कोई दर्पण है अवतल और ये रही वस्तु, तो ये जैसे जैसे पोजीशन इसका चेंज होगा वैसे वैसे हम देखेंगे इमेज का पोजीशन भी चेंज होगा। कभी इमेज छोटा बनेगा, कभी बड़ा बनेगा, कब वास्तविक बनेगा, कब आभासी बनेगा और वो कहाँ बनेगा। तो इन्हीं सब चीजों के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं अवतल दर्पण में। तो आइए एक एक करके देखते हैं कि कब वस्तु कहाँ होगी और उसका इमेज कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा। तो आइए देखते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहला कंडीशन। आप देख रहे होंगे इस फिगर में कि ये फिगर कैसा है, अवतल दर्पण है जिसका दबा हुआ भाग क्या करे, प्रकाश का परावर्तन करे। देखिए दबा हुआ भाग प्रकाश का परावर्तन करेगा। और इसमें हमने इसके विभिन्न परिभाषाओं को भी समझ लिया था। ये क्या है, इसके मध्य बिंदु को पोल कहते हैं। ये क्या है, जिस गोले का ये कटा हुआ भाग है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। और इन दोनों के बीच में क्या होता है, मुख्य फोकस। ठीक है। और देखिए किसी भी दर्पण में जब प्रतिबिंब बनेगा वस्तु के पोजीशन के हिसाब से ही बनेगा। जब पोजीशन दूर होगी या नजदीक होगी उसी हिसाब से प्रतिबिंब की स्थिति बदलेगी, आकार बदलेगा और प्रकृति बदलेगी। प्रकृति का मतलब आभासी या वास्तविक। तो यही 3 चीज आपसे एग्जाम में पूछेगा। वो पूछेगा कि वस्तु यहां रखी है, जगह का नाम देगा कि वस्तु की स्थिति कहाँ है। अभी हम धीरे धीरे समझते हैं कि वस्तु यहां रखी है तो उसका प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और प्रकृति बताइए। और क्या है, रे डायग्राम भी बनाइए, यानी इसका आपको किरण आरेख भी बनाना होगा जो यहाँ पे मैं बनाने जा रहा हूँ। तो आइए समझते हैं पहला कंडीशन, जब वस्तु अनंत दूरी पर स्थित हो। तो आप ये देख रहे होंगे कि इसमें कंडीशंस क्या हो सकता है। एक बार दर्पण यहाँ है तो आप क्या करिए, वस्तु को बहुत दूर रख लीजिए, उसके बाद धीरे धीरे पास लाइए। ठीक है। तो हम देखिए इस कंडीशन में क्या रखते हैं, वस्तु को बहुत दूर रखते हैं। बहुत दूर का मतलब अनंत दूरी पर, यानी आप इसमें से दर्पण के पोल से ही हम बोले थे कि जो भी दूरी नापी जाती है वो मापी जाती है। और क्यों मापी जाती है, क्योंकि साइंस क्या है, सिस्टमेटिक स्टडी है ना। तो हम इसमें क्या करेंगे, सिस्टमेटिक ढंग से स्टडी करेंगे। और ये भी देखेंगे कि अगर हम सिस्टमेटिक ढंग से स्टडी नहीं करते हैं तब क्या चीजें निकल के आती है हमारे सामने। तो अभी हम देखते हैं कि सिस्टमेटिक
तरीके से क्या होता है। तो देखिए हम वस्तु को क्या करते हैं, दर्पण से बहुत दूर रख लेते हैं, ठीक है। जब वस्तु कहाँ हो, अनंत दूरी पर हो तो बहुत दूर रख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने वस्तु को यहाँ रख दिया, बहुत दूर रखने का सेंस, अनंत का मतलब बहुत दूर। बहुत दूर का सेंस ये नहीं हुआ कि आप वस्तु को लंदन में रख दीजिए, ऐसा नहीं। दूर रखने का सेंस क्या है कि वस्तु के पोल, फोकस, वक्रता केंद्र से ही कुछ ज्यादा दूरी पे हो, ठीक है। ऐसा ना हो कि इतनी दूरी पे रख दीजिए कि प्रकाश की किरणें ही वहां से न आए। तो कहीं ना कहीं दूरी का सेंस आप समझ गए होंगे कि अनंत दूरी का क्या मतलब है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे मैंने वस्तु रख दिया और इसका मैंने नाम दे दिया क्या, ए बी, ठीक है। अब देखिए आप जानते हैं कि वस्तु से प्रकाश की किरणें जाती हैं और दर्पण से टकरा के यानी परावर्तित होके आती हैं, और जहां मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं वहीं पे क्या बनता था, वस्तु का प्रतिबिंब बनता था। अगर वास्तव में मिलती हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब, और मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो आभासी प्रतिबिंब। इस पे भी हमने पिछले वीडियो में बात कर लिया है कि कब वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, कब आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो आइए देखिए कि यहाँ से प्रकाश की किरणें कैसे जाएंगी, कैसे परावर्तित होंगी और कहाँ मिलेंगी, किस तरीके से इमेज बनता है। तो आइए देखते हैं। तो देखिए यहाँ से प्रकाश की किरणें आप कैसे लेके जा सकते हैं, या तो उन 3 नियमों को याद करिए जो हमने पिछले वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से देखा था कि क्या है, उनको बिना बार बार परेशान हुए यानी बार बार मेजरमेंट किए बिना ही हम आसानी से खींच सकते हैं, ठीक है। तो देखिए उसमें से हम किरण का प्रयोग करते हैं। यहाँ से हम लेके चलते हैं किरण। देखिए एक ऐसा लेके चलते हैं, मान लीजिए बहुत दूर है तो प्रकाश की किरण वहां से आ रही है और किससे जा रही है, मुख्य फोकस से, ठीक है। प्रकाश की किरण आई, ये उन 3 नियमों में से हम एक नियम का प्रयोग कर रहे हैं, और ये भी आप जानते हैं कि उन 3 नियमों में से कोई 2 नियम का प्रयोग करेंगे तभी जाके वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। मतलब 2 किरणें आएंगी तभी तो वो कहीं मिलेंगी या मिलती हुई प्रतीत होंगी। एक किरण से आप आइडिया नहीं लगा सकते। तो देखिए उसमें से मैंने सेकंड नियम का प्रयोग किया है कि क्या है, मुख्य फोकस से आ रही है, मुख्य फोकस से आ रही है तो परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष के, ये है आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, मुख्य अक्ष। तो मुख्य फोकस से आएगी तो परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। देखिए ये पहला कंडीशन पढ़ा था कि जब समांतर आएगी तो टकराने के बाद मुख्य फोकस से जाएगी, और दूसरा ये कंडीशन यूज कर रहे हैं, मुख्य फोकस से आएगी तो परावर्तन के पश्चात इस मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी। तो एक रे से या एक किरण से मेरा डायग्राम तो बनेगा नहीं, तो एक किरण और लेके आइए, उन 3 नियमों में से कोई एक और किरण लेके आइए। तो दूसरा क्या करते हैं, इसी अनंत वाली वस्तु से लेके आते हैं, क्या, वक्रता केंद्र से लेके आते हैं, ठीक है। तो देखिए वक्रता केंद्र से लेके आएंगे, ये प्रकाश की किरण जाते हुए दिशा दिख रही है, और टकराने के बाद मैंने क्या बताया था कि जो वक्रता केंद्र से किरण जाती है वो परावर्तन के पश्चात क्या होती है, उसी मार्ग से लौट आती है। अब देखिए अब आप ये दोनों किरणें आपको मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, सॉरी वास्तव में मिल रही हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे वास्तव में मिल रही है ना, तो इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। और कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। देखिए इस एफ को मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, एफ क्या है, मेरा मुख्य फोकस है, ठीक है। ये रहा मेरा प्रतिबिंब, और क्या है, देखिए बी वाला पोर्शन नीचे आ गया है, इसको मैं दे देता हूं नाम बी डैश ए डैश। यही चीज करना है, आप वस्तु कहीं भी रखी हो उसमें से कोई 2 किरण लेके आइए। मैंने ये भी बताया था कि या तो उन 3 नियमों का पालन करते हुए लेके आइए या नहीं पालन करिए। आप परावर्तन के नियम के आधार पर कहीं से भी उस प्रकाश की किरणों को लाइए और इमेज बनाइए। तो देखिए यहां से आप अब क्या बताना है आपको, मैंने पूछा था कि वस्तु रखेगा और पूछेगा प्रतिबिंब की ये 3 स्थितियां, स्थिति क्या है, आकार क्या है, प्रकृति क्या है। तो इसमें आप बताइए आकार क्या है, पहले आप स्थिति बताइए, प्रतिबिंब की स्थिति क्या है। जब वस्तु अनंत दूरी पर रखी थी,
तो वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बन रही है, स्थिति का मतलब वस्तु कहाँ, प्रतिबिंब कहाँ स्थित हो रहा है, कहाँ बन रहा है। तो आप देख रहे होंगे कि आपका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, मुख्य फोकस पे बन रहा है, ठीक है, मुख्य फोकस पे। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो जाएगी, आपको यही एग्जाम में लिखना होगा। अगर आपसे क्वेश्चन करेगा वो कि वस्तु अवतल दर्पण में अनंत दूरी पर स्थित हो तो प्रतिबिंब का स्थिति, आकार और प्रकृति बताइए और रे डायग्राम भी बनाइए। तो डायग्राम बनाना होगा और आपको ये तीनों चीजें बतानी होंगी। तो क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, मुख्य फोकस पर। तो यहां लिख देते हैं क्या, मुख्य फोकस पर प्रतिबिंब बन रहा है। आकार कैसा है, तो आकार आपको कैसे बताना है, वस्तु से कंपेयर करके बताना है। तो वस्तु देखिए इतनी बड़ी थी और प्रतिबिंब कितना बन रहा है, बहुत छोटा बनता है, ठीक है। जितनी ही वस्तु बहुत दूर पर रखी होगी उतनी ही ये प्रतिबिंब क्या बनता जाएगा, छोटा बनता जाएगा। और जितनी नजदीक आएगी, अभी हम देखेंगे इस चीजों को। तो क्या है, आकार क्या है, वस्तु से अत्यंत छोटा, ठीक है। अब आपको प्रकृति बताना है। प्रकृति का मतलब आभासी सीधा बन रहा है, आभासी बन रहा है या वास्तविक बन रहा है, तो उल्टा बन रहा है। तो देखिए क्या है, वास्तव में मिल रही है ना प्रकाश की किरणें, यहाँ पे परावर्तन के पश्चात वास्तव में मिल रही हैं। तो क्या बन रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। और कैसा बनेगा, उल्टा बन रहा है। देखिए ये बी नीचे आ गया मेरा, ए डैश बी डैश। तो प्रकृति कैसी है, उल्टा और वास्तविक। अब ये चीज हमेशा याद रखिएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब तभी बनेगा जब क्या होगा, वो उल्टा होगा। और सीधा आभासी प्रतिबिंब तभी बनेगा जब क्या होगा, वो सीधा होगा। उल्टा भी बोल सकते हैं क्या, कि जब अगर प्रतिबिंब आपको सीधा दिख रहा है तो हमेशा क्या होगा, आभासी होगा। और जब उल्टा दिख रहा है तो हमेशा क्या होगा, वास्तविक होगा, ठीक है। तो ये है आपका फर्स्ट कंडीशन, जब वस्तु क्या हो, दर्पण से बहुत दूरी पर रखा हो, अर्थात अनंत दूरी पर रखा। अब दूसरे कंडीशन में क्या है, हम धीरे धीरे वस्तु को दर्पण के एकदम नजदीक लेते आएंगे और देखेंगे कि प्रतिबिंब की स्थिति में क्या बदलाव आ रहा है, ठीक है। तो यही चीजों का हमें इसमें स्टडी करना है। तो आइए, फर्स्ट कंडीशन देख चुके, अब वस्तु को अनंत से लेके और नजदीक लाते हैं। तो दोस्तों दूसरे कंडीशन को देखते हैं, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। अभी देखिए वस्तु क्या थी, अनंत पे थी, अब उसको थोड़ा नजदीक लेके आए। नजदीक लेके आने का मतलब क्या है, अब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में कहीं रख देते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि वस्तु हमेशा कहाँ रखेंगे हम, मुख्य अक्ष पे, ठीक है, अर्थात ए बी, मुख्य अक्ष पे रखेंगे। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि क्यों हम मुख्य अक्ष पे ही रख रहे हैं, ठीक है, क्यों हम मुख्य अक्ष पे ही रख रहे हैं और क्यों हम उन 3 नियमों का ही पालन करें। तो हमने आपको इससे हट के भी समझाने का प्रयास किया था और मुझे उम्मीद है कि आप समझे होंगे। मैं इस चीज को बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपका समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। पढ़ना हो तो आप ये सारी चीजें किताब से पढ़ के जान जाओगे, लेकिन समझ नहीं आएगा उस चीज का। तो देखिए क्या है, हमने बार बार कहा कि साइंस क्या है, एक सिस्टमेटिक स्टडी कराता है। अगर हम सिस्टमेटिक ढंग से स्टडी नहीं करेंगे तो क्या है, हमारे लिए डिफिकल्टीज हो जाएगा, डिफिकल्टी का सामना करना पड़ेगा। जैसे आप मान लीजिए कि आपका ये घर है, ठीक है, ये आपका क्या हुआ, होम हुआ, और आपको यहाँ एक चौराहे पे जाना है मार्केट करने, ठीक है। और आपके गांव से उस चौराहे, आपके घर से उस चौराहे तक सरकार ने क्या बना रखा है, एक अच्छा सा रास्ता बना रखा है, पूर्ण सुख सुविधाओं से एकदम सजा हुआ रास्ता, ठीक है। तो क्या है, आप मार्केट जाओगे, अगर आप कुछ नहीं जानते हो, केवल किताब में पढ़ लिए कि हाँ भैया यही रास्ता है और यही पकड़ के जाना है हमको मार्केट तक, तो आपको यही पकड़ के जाना पड़ेगा। आप आस पास के अगल बगल की चीजों के बारे में नहीं जान पाओगे। लेकिन अगर आपको ये पता हो कि हाँ इस एरिया के बारे में पता हो, आपको पूर्ण जानकारी हो, तो आप क्या लगेगा, आप कहेंगे यार ये जो खेत वाला हिस्सा, मान इधर खेत है इधर खेत है, आप कहोगे कि कौन ये ऐसे घूमते हुए जाए, जो सिस्टमेटिक ढंग का रास्ता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको नॉलेज है सारी चीजों का, तो आप कहोगे चलो आज इस खेत के ही रास्ते चल लेते हैं, जो खेत के किनारे चक्रोड बने होते हैं 2 खेतों के बीच में, आप कहोगे कि आज ऐसे ही निकल लेते हैं,
अगर आपको पता हो सारी चीजों के बारे में, तब इस क्षेत्र के बारे में पता हो, पता ही ना हो, पता चले आप ऐसे रास्ते चले गए कि उस रास्ते में सांप रहता है, कोई बाघ आया हुआ है उधर, तो आपको नुकसानदायक हो जाएगा ना। तो मैंने भी यही कहा था कि अगर आप इस चीज का फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है, तो आप अपनी समझ से परावर्तन का नियम लगाइए, तब क्या हो जाएगा, आपको डिफिकल्टी का सामना करना पड़ेगा, यानी आपको बाघ पता नहीं क्या क्या चीजों का सामना, समस्याओं का करना पड़ेगा सामना। तो अगर आप भाई जा सकते हैं, आपको चीजों को पता है, तो आप कर जाएंगे, आप बना डालेंगे उन 3 नियमों के अलावा भी। तो मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्या आप किसी भी रास्ते पहुंच जाएंगे, इधर से, तो आप सभी चीजों के बारे में जानेंगे। तो वैसे ही यहाँ पे आप 3 नियमों का प्रयोग नहीं करना चाहते, तो आप परावर्तन का नियम का उपयोग करिए। आप कहीं से भी प्रकाश लाइए, ऐसे लेके चले आइए, ऐसे लेके चले आइए, आप समांतर मत ले आइए, वक्रता केंद्र के रास्ते मत लेके आइए। तो आप, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अब देखिए, तो इसमें चलते हैं हम सिस्टमेटिक ढंग से। अब सिस्टमेटिक ढंग का मतलब भी आप समझ गए होंगे कि क्यों हम इन चीजों का प्रयोग करें। देखिए, एक चीज और है इसमें कि आपके दिमाग में आ रहा होगा क्यों वस्तु को हम इधर ही रखे हैं। मान लीजिए, अगर दर्पण हमने कैसे रखा है, अवतल दर्पण को ऐसे, आप कहिए सर हम इधर से वस्तु नहीं रखेंगे, हम दर्पण को ऐसे घुमा लेते हैं और इधर से हम रख करेंगे। तो क्या है, ये भी क्या है आपके लिए, आप जानते हैं तो सही, आप कर सकते हैं, वो भी चीजें सही हैं, लेकिन क्या एक यहाँ पे भी स्टडी करने के लिए कुछ मान्यताएं निर्धारित कर दी गई हैं कि क्या है, आप वस्तु को हमेशा दर्पण के बाएं साइड रखेंगे। आप उत्तर दर्पण में भी पढ़ेंगे तो उत्तर दर्पण क्या था, ऐसे होता है ना, उठे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है, तो आप इसमें भी वस्तु हमेशा बाएं साइड रखेंगे, इसके मुख्य अक्ष पे। तो ये सारी चीजें क्या है, आपके लिए ही आसानी से आप समझ पाए चीजों को, इसलिए किया गया है। लेकिन मैं चाहता हूं आपको ओवरऑल जानकारी हो। तो आइए देखिए, आप समझ गए होंगे कि वस्तु बाएं साइड में मुख्य अक्ष पर ही क्यों रखी हुई है। आप मुख्य अक्ष पर ना रखे ऐसे रखिए, प्रकाश का परावर्तन कराइए नियम के अनुसार, बस कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए देखते हैं सेकंड, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच रखी है। तो देखिए, यहाँ से प्रकाश की किरणें आप लेके जाइए, 3 नियमों का ही उसमें से कोई 2 नियम प्रयोग करिए, ठीक है। तो मैं फर्स्ट नियम प्रयोग करता हूं क्या, कि मैं यहां से प्रकाश की किरण क्या करता हूं, मुख्य अक्ष के समांतर लेके जाता हूं। देखिए, ये मुख्य अक्ष है आपका, ये क्या है, मुख्य अक्ष है, तो ये समांतर ले गया, तो ये परावर्तन होगी तो कहां से आएगी, मुख्य फोकस से। समझ गए होंगे आप। अब दूसरा, एक किरण से तो बनेगा नहीं, 2 किरण जाएंगी तभी मिलेंगी, या मिलते ही प्रतीत होंगी। तो एक किरण और लेके जाते हैं यहीं से, देखिए हम कहां से लेके जाते हैं, वक्रता केंद्र से। तो आपको पता है वक्रता केंद्र से जाएगी, वक्रता केंद्र से वापस चली आएगी। अब देखिए, ये दोनों कहां मिल रही हैं, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में। देख रहा है, यहाँ मिलती हुई प्रतीत हो रही है, तो आपका प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा। देख रहा है, बी से गया है तो बी का ही प्रतिबिंब बनेगा। देखिए, बी से ही दोनों किरणें गई हैं, यानी हमारे चेहरे से यहां से गई हैं, और यहां से जो किरणें जाके जहां मिलेंगी तो यहीं का प्रतिबिंब बनाएंगे। इस चीज को समझिएगा। देखिए, बी से गई हैं तो यहाँ पे क्या बनेगा, बी वाला ही बनेगा, तो यहाँ बन जाएगा बी डैश और यहाँ बन जाएगा ए डैश, ठीक है। तो अब आपको फिर से ये 3 चीजें बतानी है, ठीक है, कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, आकार क्या है, प्रकृति क्या है। आप समझ गए होंगे कि कोई 2 नियम लगाएंगे और देखेंगे कि प्रतिबिंब कहां बन रहा है। आप स्केल से खींचोगे, अभी मैं रफली ड्रा कर रहा हूं, स्केल से खींचोगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट चीजें बनेंगी। और स्केल से ना खींच के आप और मेजरमेंट से लेके, आपको पता है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम पे ये नियमें काम कर रही हैं, तो क्या करिए आप, देखिए आपका हो जाएगा विलंब, ये हो जाएगा कोण आई, ये हो जाएगा कोण आर। तो ये सारी चीजें हम बात कर चुके हैं, बार बार इस चीज पे बहस करना समय ज्यादा लगेगा, इसका मतलब है। तो देखिए, हम समझते हैं क्या है, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच रखी हो तो प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और प्रकृति बताइए, और क्या करिए, किरण आरेख के द्वारा समझाइए। तो देखिए, बताइए क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में, वक्रता केंद्र और मुख्य
फोकस के बीच में। अब देखिए आकार कैसा है, अभी देखिए वस्तु इतनी बड़ी है तो आकार क्या है, छोटा है, तो यहां लिख देंगे क्या, वस्तु से छोटा। अब प्रकृति बताना है, यानी सीधा है, उल्टा है, वास्तविक है, क्या है, तो देखिए क्या है, उल्टा है। और मैंने अभी बताया कि उल्टा होगा तो ऑटोमेटिक वास्तविक होगा, आभासी होगा तो वो सीधा होगा। तो देखिए क्या है, यहाँ पे वास्तव में मिल भी रही है, और वास्तव में मिल रही है तो प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, और वास्तविक बनेगा तो उल्टा भी दिख रहा होगा, तो क्या हो जाएगा, उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, तो यही चीजें हैं, बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझनी है, बहुत ऐसा नहीं समझना है कि यार क्या क्या ये चीजें कैसे हो रही हैं, कहाँ से ये रेखाएं जा रही हैं, कहाँ हो रही, कुछ नहीं। आपको सारी चीजें मैं बिल्कुल साधारण भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप भी थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए, बिल्कुल सारी चीजें समझ में आएंगी। और ऐसे ही हम हर चीज को पढ़ने वाले हैं। अभी तो यहाँ इमेज बन रहा है, हम अगले चैप्टर में मानव अपने आंख के बारे में पढ़ेंगे, तो हम देखेंगे कि इन प्रकाश की किरणों के परावर्तन या जो भी चीजें हो रही है हमारे आंख में इमेज बन जा रहा है। तो खैर उसको छोड़िए, जब पढ़ेंगे। लेकिन ये चीजें आपको, दूसरा कंडीशन क्या था, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में होंगी, तो आप स्थिति देख लिए, आकार देख लिए, प्रकृति देख लिए, तो मुझे समझ में, ये मुझे उम्मीद है कि ये भी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। हाँ तो दोस्तों थर्ड कंडीशन देखते हैं, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो। कहाँ वस्तु स्थित है, वक्रता केंद्र पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, वस्तु कहाँ पर स्थित है, वक्रता केंद्र पर, ए बी। आप देख रहे होंगे कि वस्तु क्या है, धीरे धीरे हम दर्पण के नजदीक लेते जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है, अब उन 3 नियमों से कोई 2 नियमों का प्रयोग करिए। क्या है, अब एक नियम हम प्रयोग कर लेते हैं। क्या, देखिए एक नियम हम लेके चले जाते हैं, बी पॉइंट से लेके जा रहे हैं, बी से गई मुख्य फोकस से, तो जाएगी किससे, मुख्य अक्ष के समांतर। यह है आपका मुख्य अक्ष, तो जाएगी कैसे, ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर चली गई। अब देखिए एक किरण कैसे लेके जाए, तो देखिए उन 2 नियमों से कोई 2 नियम प्रयोग करना है। अब लेके जा रहे हैं मुख्य फोकस के, मुख्य अक्ष के समांतर, तो परावर्तन के पश्चात कहां से जाएगी ये, मुख्य अक्ष से। ठीक है, कहां से जाएगी, मुख्य अक्ष से। देखिए मुख्य अक्ष के समांतर गई तो मुख्य फोकस से जाएगी। इन 3 नियमों के बारे में पढ़ चुके हैं। अब देखिए ये कहां मिल रही है, परावर्तन के पश्चात, यहाँ पे। ठीक है, परावर्तन के पश्चात देखना है, ये पहले है, ये तो जाती हुई कहीं नहीं कि यहीं पे बना दें, ये जा रही है, जो परावर्तन के बाद हो जा रहा है, ये किरण है परावर्तन के बाद जा रही है, और ये परावर्तन के बाद, ये दोनों कहां मिल रही है, यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बी से जा रहा है ना, बी से गया है तो बी का इमेज बनेगा, तो यहाँ किसका इमेज बन जाएगा, बी का। और यहाँ से हम इसको मिला देंगे, तो ये था मेरा ए, तो ये हो जाएगा ए डैश बी डैश। यानी प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, देखिए वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है, और देख रहे होंगे वस्तु के बराबर ही बन रहा है। तो यहाँ पे हम कंडीशन की बात करते हैं, वह प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है, वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है। देखिए ये वक्रता केंद्र है दर्पण का, तो कहाँ बन रहा है, वक्रता केंद्र पर। और प्रतिबिंब का आकार कैसा है, देखिए वस्तु के बराबर है। आप बनाएंगे स्केल से तो आपको बराबर मिलेगा, क्या मिलेगा, वस्तु के बराबर। और क्या है, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसे है, उल्टा है, और उल्टा है तो वास्तविक है। वैसे भी देख लीजिए वास्तव में मिल रही है प्रकाश की किरणें, वास्तव में मिलेंगी तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, तो वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। और वस्तु कैसा, वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है, तो यहाँ लिख देंगे उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब। समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। तो देखिए
अब आप देख रहे होंगे एक चीज, जैसे जैसे हम वस्तु को नजदीक लेते जा रहे हैं वैसे वैसे प्रतिबिंब देखिए क्या है, पहले छोटा बना, मुख्य फोकस पे बना, फिर से बीच में बना, फिर से, यानी जैसे जैसे ये नजदीक जा रहा है वैसे वैसे ये दूर जा रही है और क्या है, बड़ा होता जा रहा है। देखिए यहाँ बड़ा बन गया, इसके बराबर बन गया। अब अगले कंडीशन में देखेंगे कि जब वस्तु सी से, अभी सी पे थी, अब सी और एफ के बीच में यहाँ हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा अब देखेंगे। तो इस टॉपिक को या जो फोर्थ कंडीशन है वो हम अगली वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो 3 कंडीशन हमने पढ़ा वो सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर आप नए हैं तो अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, वीडियो पे कमेंट करिए, और अगर कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।